जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ही बताएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे जीडीपी के बारे में, और जिसमें जीडीपी बताएंगे, वास्तविक जीडीपी बताएंगे, नॉमिनल जीडीपी बताएंगे। तो ये क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके काम की रहेगी। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फिर हल ये आपको बेसिक भी इसकी जानकारी रहना चाहिए, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी जीडीपी बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, इन सब के बारे में जानकारी इसी क्लास में मिलेगी। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको दिखाएंगे किस किस परीक्षा में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी सॉल्व करवाएंगे इसी क्लास में। तो दोस्तों आते हैं आज के पहले सवाल में, और सवाल के माध्यम से ही हम आपको इसके बारे में डिटेल से समझाते चलेंगे। तो आते हैं, देखिए पहला सवाल जो है आपका, क्या दिया है, अर्थशास्त्र के जनक कौन से हैं। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। कौन है एडम स्मिथ? कौन है एडम स्मिथ? एडम स्मिथ की एक पुस्तक बहुत फेमस है, पूछ ली जाती है वो पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। और ये पुस्तक कब 1776 में प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो है एडम स्मिथ। और भारत का अगर पूछे, भारत के अर्थशास्त्र के जनक, तो वो हैं विश्वेश्वरैया। कौन? विश्वेश्वरैया। तो चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा क्षेत्र पूरी तरह सरकार के अधीन होता है? ये हमसे पूछ रहा है वह कौन सा क्षेत्र है जो पूरी तरह से सरकार के अधीन होता है। तो इसमें देखिए पहले दिया हुआ है निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र जो है ये तो सबको ऐसे नाम से ही पता चलता है, निजी क्षेत्र मतलब कोई उसका मालिक हो सकता है। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है यही होता है जो पूरी तरीके से सरकार के अधीन होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र ही होता है, ये पूरी तरीके से सरकार के अधीन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको हम बता दें, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है इसको हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर जो होता है इसकी सबसे बड़ी जो कंपनी है या सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला है वो है कौन है? रेलवे। 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 तो चलिए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, उत्पादन के कुल कितने कारक हैं? हमसे पूछ रहा है जो उत्पादन, किसी भी चीज का जब उत्पादन करोगे तो उसके कुल कितने कारक हैं। तो देखिए उत्पादन के लिए हमको चार चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उत्पादन के कारक कितने होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए पहले तो भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि चाहिए। भूमि, और फिर पूंजी होना चाहिए। पूंजी के बाद श्रमिक होना चाहिए जो वहां पे काम कर सकें। और इसका एक स्वामी होना चाहिए जिसको उद्यमी बोलते हैं। तो चार कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? एक तो आपका हो गया भूमि। भूमि हो गई एक। भूमि आप खुद की भूमि हो सकती है या फिर इसको किराए पे भी यूज कर सकते हो। भूमि होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। भूमि और पूंजी होना चाहिए। फिर श्रमिक होना चाहिए, काम करने के लिए श्रमिक भी होना चाहिए, मजदूर। और उद्यमी। उद्यमी यानी कि स्वामी होना चाहिए उसका। उद्यमी। तो ये चार हो गए कारक। इसके उत्पादन के कारक हो गए चार कारक। कितने? चार कारक। किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी? भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी श्रम के बदले मिले धन को क्या कहा जाता है? मतलब श्रम, हमने कोई काम किया है उसके बदले जो धन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो विकल्प में दिया है, देखो प्रयोज्य आय दिया है, वास्तविक आय दिया है, मौद्रिक आय दिया है और राष्ट्रीय आय दिया है। जब हम कोई काम करते हैं और उसके बदले हमें जो धन प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं मौद्रिक आय। क्या बोलते हैं उसको? मौद्रिक आय। ध्यान रखना, मौद्रिक आय किसको कहते हैं? कोई भी काम कर रहे हो या फिर हम जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं, या कोई सेवा, काम या सेवा कोई भी कर रहे हो उसके बदले जो धन मिलता है उसको बोलते, क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय बोलते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही, मौद्रिक आय। और अब आपको हम बता दें प्रयोज्य आय क्या होता है। प्रयोज्य आय होता है जैसे कि जो धन हमने कमाया है उसमें से जब टैक्स को घटा देंगे, जैसे कि मौद्रिक आय है, मौद्रिक आय में से जब टैक्स को घटा देंगे फिर जो धन बचता है वो होता है प्रयोज्य आय।
तो मौद्रिक आय में से क्या घटाना है, टैक्स घटाना है। मौद्रिक आय से टैक्स घटा देते हैं, जब क्या घटा दिया, टैक्स काट दिया, अब बचेगा वो हो जाएगा प्रयोज्य आय। इसके बाद एक विकल्प दिया है वास्तविक आय। तो वास्तविक आय क्या होता है, जब ये मौद्रिक आय में से टैक्स घटा दिया तब बचा क्या, प्रयोज्य आय। अब ये प्रयोज्य आय जो बचती है, इसमें से जो हमारा पुराना देनदारी रहती है या किसी को लोन लिया हुआ है वो चुका देंगे। तो जब जो बचती है हमारे पास धन जो भी बचा हुआ है, वो आय क्या होता है, वही आय होती है वास्तविक आय। तो इसमें से क्या घटा देंगे, देनदारी। प्रयोज्य आय में से, प्रयोज्य आय में से जब देनदारी घटा देंगे, प्रयोज्य आय से क्या घटा देंगे, देनदारी। देनदारी मतलब ऋण, देनदारी। आपने किसी से पहले धन ले लिया होगा या कुछ भी कर्ज लिया होगा, तो उसको जब घटा देंगे प्रयोज्य आय से, तब जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, वही होगा वास्तविक आय। तो यही होती है वास्तविक आय। इसको हम अभी बताते हैं आपको एक बार फिर से। जैसे हम कहीं काम करने गए, हमारा महीने का मान लो हमारा 1 लाख रुपया है सैलरी, ठीक है। महीने का कितना, 1 लाख रुपया हो गया। हमने जो काम किया 1 महीना, उसके बदले हमको कितना रुपया मिला, 1 लाख रुपये। तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपये टोटल मौद्रिक आय। क्या हो जाएगा ये, मौद्रिक आय, जो हम मंथली का पाते हैं मौद्रिक आय। अब इसमें से हम जैसे टैक्स घटाएंगे, तो टैक्स इसमें से मान लो 30% घट गया। 30% जब टैक्स घटेगा 1 लाख का, तो 30,000 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 70,000। 70,000 बचेगा। 30,000 इसमें से क्या कर दिया हमने, मौद्रिक आय से टैक्स घटा दिया है कितना, 30%। 30% जब टैक्स घटा दिया तो बचा 70,000। जो ये 70,000 रुपया बच रहा है, ये हो जाएगा प्रयोज्य आय। क्या हो जाएगा, ये प्रयोज्य आय। ये हो जाएगा प्रयोज्य आय। इसके बाद क्या होगा, इसमें से जब देनदारी घटाएंगे, इस 70,000 में से देनदारी, जैसे मान लो किसी से हमने 2-4 हजार रुपये ले लिए, मान लो किसी से 5,000 ले रखे हैं पहले से, जब उसी वही 5,000 जब घटा देंगे, देनदारी मान लो 5,000 किसी को देना था, देनदारी 5,000 मान लो, ठीक है। 5,000 हमने किसी को दे दिया जो हमने पहले उससे लिया था, तब बचेगा कितना, 65,000 रुपया। जब ये 65,000 रुपया बच रहा है, ये बचेगा हमारा वास्तविक आय। यही रह जाएगा हमारा क्या, वास्तविक आय। वास्तविक आय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मौद्रिक आय क्या होता है, और प्रयोज्य आय क्या होता है, और वास्तविक आय क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो मौद्रिक आय, धन जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बदले जो धन मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, मौद्रिक आय। उसमें से टैक्स घटाएंगे तो बचेगा प्रयोज्य आय, और जो फिर उसमें से जब घटा देंगे ऋण भार, तब बचेगा हमारा वास्तविक आय। वही होती है हमारी रियल इनकम। और एक और विकल्प दिया आपका राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है, हमारे देश में चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी संस्था हो, उससे जितना भी धन आता है उसका टोटल योग, वही होती है राष्ट्रीय आय। वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय। चलिए अगले सवाल पे। तो हमने अगले सवाल पे चलते हैं। वैसा धन जो राष्ट्र के काम का होता है और इसमें केवल भारतीय आय को ही शामिल किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ऐसा धन जो राष्ट्र के काम का होता है, केवल राष्ट्र के काम का होता है और भारतीय आय को ही शामिल किया जाता है, तो उस धन को क्या कहते हैं। विकल्प इसमें क्या क्या दिया है, जीडीपी दिया है, जीएनपी दिया है, एनएनपी दिया है, और जीएमपी दिया है। जो कि जीएमपी कुछ भी नहीं होता है, तो इसको काट देंगे। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से हम अगले स्लाइड पे चल के बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताते हैं, जीडीपी। तो देखिए जीडीपी क्या होता है। जो जीडीपी होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जी डी और पी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं सकल आय, ठीक है। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। होता क्या जीडीपी है, देखिए जीडीपी का मतलब होता है कोई भी देश या फिर कोई भी निश्चित सीमा, एक कोई भी निश्चित सीमा मान लो, या हम अपने देश को मान लें या अपने राज्य को मान लें। तो जैसे हमने अपना देश ही मान लिया, टोटल मान लो ये हमारा पूरा देश है, ठीक है, ये हमारा देश है। अब इसके अंदर एक साल के अंदर एक निश्चित सीमा के अंदर, यानी कि ये पूरा मान लो, इसके अंदर जितना भी उत्पादन होगा उसको ही बोलते हैं जीडीपी।
जितना भी उत्पादन होगा उसको ही बोलेंगे जीडीपी। अब इसमें चाहे हमारे यहाँ की कंपनी लगी हो, हमारे यहाँ की चाहे कंपनी इसके अंदर लगी हो या फिर विदेश की कंपनी लगी हो, उनको जो भी यहाँ कंपनी रहेगी उसकी टोटल आय जितनी रहेगी वही हो जाएगी, या उसका टोटल प्रोडक्शन जो हुई है वही हो जाएगा जीडीपी में। तो देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एलजी, मान लो टाटा जो कंपनी है अपने यहाँ की, टाटा के बारे में आप सबको पता है, टाटा हमारे यहाँ की कंपनी है। और टाटा मान लो यहाँ से कमा रही है 800 रुपये, छोटा छोटा मान लेते हैं, 800 रुपये मान लो कमा लिया, ठीक। फिर एक आपको हम देते हैं जैसे विदेशी कोई कंपनी, विदेशी कंपनी यहाँ एलजी, एलजी ले लेते हैं, ठीक है। एलजी एलजी विदेशी कंपनी है, वो यहाँ पे आके यहाँ पे लगा के हमारे देश में, ये अपना भारत देश मान लेते हैं, ठीक है, इंडिया मान लेते हैं इसको। अब एलजी जो है यहाँ पे आके 300 रुपये कमा रही है, कितना, 300 रुपये या प्रोडक्शन कर रही है या फिर पैसे कमा रही है मान लो, ठीक है। और हम आपको बताते हैं जो भारत में कुछ लोग हैं जो विदेशों में काम करने जाते हैं, या फिर विदेशों में हमारी कंपनी रहती है कोई, ठीक है। तो मान लो विदेशों में काम करने गया कोई, जैसे मान लो राम गया विदेश में काम करने, ठीक है। राम वहां पे 150 रुपये कमा रहा है, विदेश में कितना कमा रहा है, 150 रुपये। ये कहाँ कमा रहा है, विदेश में, विदेश में। और है कहाँ का, है हमारी इंडिया का, लेकिन ये कहीं दूसरी जगह जाके कमा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका पैसा जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, इसका पैसा जो है जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो जीडीपी के, ये बाहर की कंपनी है एलजी जो है, एलजी ये बाहर की कंपनी है, हमारे देश में पैसा कमा रही है, एलजी यहाँ पे मान लो लगी है और टाटा भी यही है, तो इन दोनों का पैसा जोड़ लिया जाता है। तो यही होता है कि एक निश्चित सीमा के अंदर जो जितना भी हम उत्पादन करते हैं उसको ही जीडीपी में शामिल करते हैं। तो जीडीपी अगर हमसे पूछे कितनी हो जाएगी टोटल, तो जीडीपी टोटल हो जाएगी, ये वाला धन जुड़ेगा, ये 150 रुपये नहीं जुड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1100। तो जीडीपी इस वर्ष की कितनी बनेगी, यहाँ की जीडीपी बनेगी 1100, कितनी बनेगी, 1100। समझ में आया कुछ। अब आपको हम बताएंगे जीडीपी के बाद क्या था, एक जीडीपी के बाद आता है जीएनपी, ठीक है। अब जीडीपी तो आप समझ गए होंगे, एक देश के अंदर या फिर किसी निश्चित सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना भी कमाया जाता है या जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको ही जीडीपी में शामिल करते हैं। आगे देखिए, अभी आपको बताते हैं हम जीएनपी। अब देखिए अगला विकल्प जो था हमारा, क्या था अगला विकल्प, जीएनपी। जीएनपी, जो जीएनपी होता है, जीएनपी में क्या होता है, हमारे देश का जितना पैसा होना चाहिए, बाहर का पैसा नहीं, हमारे देश का। जीएनपी जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध सकल आय, नहीं शुद्ध सकल उत्पाद, क्योंकि प्रोडक्ट पूछ रहा है ना। तो देखिए क्या हो गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब क्या होता है जीएनपी, जो राष्ट्र का पैसा होना चाहिए, राष्ट्र का पैसा होना चाहिए, चाहे वो हमारे देश में हो या फिर देश के बाहर हो। तो देखिए जैसे अभी हमने भी क्या लिया था, टाटा का लिया था हमने 800, टाटा का कितना लिया था, 800, जो भी उत्पादन कर रहा है 800, ठीक है। और एलजी का कितना लिया था, एलजी का लिया था 300। और विदेश में जो कमा रहा था, कितने विदेश में कमा रहा था, राम, राम जो था विदेश में कमा रहा था कितना, 150, 150। ये राम कहाँ का है, ये है इंडियन, ठीक है। ये अपना जहाँ की हम जीडीपी निकाल रहे हो वहाँ का, ये मान लो जैसे हम इंडिया की ही मान लो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो राम हो गया इंडियन, ये कहाँ है, विदेश में, वर्तमान में कहाँ कमा रहा है, विदेश में। तो अब क्या होगा, जब जीडीपी निकालेंगे तो इसको राम को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जीएनपी जब निकालेंगे तो राम को जोड़ेंगे। और ये एलजी जो है, एलजी जो विदेश की कंपनी है, इसको हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप कितना बचा देखिए, 800 ये जोड़ लेंगे और 150 ये जोड़ लेंगे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 800 और 150, 950, कितना, 950। ऐसे तो हम मोटा मोटा 950 जोड़ लोगे, लेकिन सूत्र के आधार पे कैसे जोड़ोगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे विदेश का जो जो हमारे यहाँ का विदेश में पैसा कमाने गया है उसको हम एक्स मान लेते हैं, जो विदेश में कमाने गया, जैसे राम विदेश में कमाने गया उसको क्या बोल मान लिया, एक्स। और जो विदेश का बंदा
यहाँ या विदेश की कंपनी जैसे एलजी जो है, एलजी ये हमारे यहाँ है, इसको हम क्या मान लेंगे, विदेश वाली को वाई मान लेंगे। तो एक्स में से वाई को घटा देंगे, एक्स में से वाई को घटा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 800 और 300, 300 माइनस 150, बचेगा कितना, 150। अब इसको टोटल कर देंगे, अब ये भी आपका हो जाएगा कितना, 950, 950। तो जीएनपी कितनी हो गई, जीएनपी हो गई 950, और जीडीपी कितनी निकल रही थी, 1100। अब आपको हम एक और सवाल बता रहे हैं, ये सवाल पूछा हुआ है कि शुद्ध साधन आय क्या होता है। जो शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय किसको बोलते हैं, तो शुद्ध साधन आय बोलते हैं जो x माइनस वाई होता है, इसी को बोलते हैं शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो हमें आया कुछ। जीडीपी में क्या होता है, एक देश के अंदर, चाहे वो भारत का हो या विदेशी हो, या जहाँ की निकाल ले हो वहाँ का हो या बाहर का हो, लेकिन उसकी सीमा के अंदर अगर आ गया तो वो वहीं की जीडीपी में जुड़ जाएगा। लेकिन जब उस राष्ट्र की निकाल ले होगी जीडीपी, तो फिर विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, उनका उनका ही जोड़ा जाएगा। जिसकी जीडीपी निकाल ले हो तो वो जीएनपी हो जाएगा, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और एक इसमें, हाँ, एक और विकल्प दिया है एनएनपी। हमने आपको क्या बता दिया, जीडीपी के बारे में बता दिया, जीएनपी के बारे में बता दिया। अब एनएनपी क्या होता है, एनएनपी के बारे में देखिए। देखिए एनएनपी क्या होता है, जो एनएनपी होता है इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इसमें क्या होता है, इसमें जब मूल्यह्रास को घटा देते हैं, जो हमारा जीएनपी बचता है, जीएनपी क्या होता है, जीएनपी हमारे देश का पैसा होता है, जो वही जो हमारे राष्ट्र का पैसा होता है वो होता है जीएनपी। विदेश वाला इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें से जब मूल्यह्रास को घटा देते हैं, मूल्यह्रास यानी डिप्लेसिएशन, मूल्यह्रास को क्या बोलते हैं, डिप्लेसिएशन। मूल्यह्रास को जब घटा देंगे, जैसे टूट फूट मरम्मत जो भी हो रही है इसको घटा देंगे, जो प्रोडक्शन बनाओ उसमें टूट फूट रहता है उसका खर्चा जो भी आता है उसको घटा देंगे, तब जो पैसा रहता है शुद्ध साधन आय जो रहती है, शुद्ध साधन प्रोडक्ट, वो क्या होता है आपका एनएनपी। तो इसमें डिप्लेसिएशन को घटाने के बाद जीएनपी जो होता है उसमें से डिप्लेसिएशन को घटा देते हैं, तब क्या बचता है, शुद्ध साधन आय। तो अब आपको इसका आंसर तो पता चल गया होगा क्या होता है। इसमें हमसे क्या पूछा था कि वैसा धन जो राष्ट्र के काम का होता है, और इसमें केवल भारतीय आय को शामिल करते हैं। राष्ट्र का पैसा होना चाहिए और भारतीय आय को ही शामिल करते हैं। तो किस में करते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, देखते हैं ये सवाल क्या दिया है। इसमें दिया है जीडीपी मार्केट प्राइस। जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, देखिए जो जीडीपी होती है वो वैसे तो फैक्टर कास्ट पे होना चाहिए। फैक्टर कास्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कोई किसी भी चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसका जितना पैसा लगता है उसको ही बोलते हैं फैक्टर कास्ट। क्या बोलते हैं, फैक्टर कास्ट। जो जिससे मान लो किसी भी चीज का उत्पादन किया, उसकी जितनी भी लागत लगती है उस लागत को ही फैक्टर कास्ट बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, जीडीपी जो होती है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है। मार्केट प्राइस में क्या हो जाता है, उसमें सरकार जो होती है, सरकार टैक्स को जोड़ देती है। क्या करती है सरकार, उसमें जैसे मान लो कोई चीज 10 रुपए की बन रही है, सरकार उसमें 2 या 4 रुपये और जोड़ देगी। मान लो हम बिस्कुट को ही मान लेते हैं, बिस्कुट 5 रुपए का बनता है, अब बनाने में उसको 5 रुपए का हमें मिल रहा है, जैसे कोई भी बिस्किट, तो बनाने में उसको मान लो 3 रुपये लगा, ठीक है। तो कंपनी को कितने रुपये लगा, 3 रुपये। कंपनी को अगर लग रहा है 3 रुपये, तो उसमें से क्या करेगी सरकार, सरकार अगर इसको महंगा करना चाहेगी तो टैक्स कितना जोड़ देगी, बोलेगी 2 रुपये और जोड़ दो, 2 रुपये टैक्स जोड़ दो। क्या जोड़ दो, 2 रुपये टैक्स जोड़ दो। अब ये कितने का बिकेगा जाके मार्केट में, 5 रुपये का। कितने का बिकेगा, 5 रुपये का। तो ये जो जोड़ दिया, टैक्स जोड़ दिया इसमें, ये क्या हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एमआरपी। जो हम देखते हैं ना, लिखा रहता है हर जगह, लिखा रहता है किसी भी चीज को खरीदोगे तो उसमें एमआरपी लिखा रहता है।
यही होता है एमआरपी, इसमें टैक्स जुड़ा रहता है। अब ऐसे में सरकार को टैक्स वसूलने में यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है, सरकार को टैक्स वसूलना पड़ता है। वैसे क्या घर घर जाएगी कि भाई तुमने बिस्कुट लिया 2 रुपये टैक्स दो, ऐसा तो नहीं कर पाएगी ना। तुमने बिस्कुट लिया 2 रुपये टैक्स दो, ऐसा नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या करती सरकार, जो कंपनी कोई भी प्रोडक्शन बना रही है, हम आपको बिस्कुट का फार्मूला मतलब उदाहरण दे रहे हैं, आप समझ जाना कि मतलब कि कंपनी के पास जाएगी और कंपनी को बोलेगी मतलब कि आपका 3 रुपये इसमें आया प्रॉफिट सहित, वो तो अपना करते ही है। जैसे मान लो उसका 2.5 रुपये आएगा, आधा मान लो 2 रुपये का बनाया होगा प्रॉफिट सहित, उसको 3 रुपये कंपनी बना रही थी, ठीक। फिर इसको सरकार महंगा करेगी, टैक्स जोड़ेगी 2 रुपये और, अब ये हो जाएगा 5 रुपये का। अब टैक्स जो है यहीं से वसूल लेगा, कंपनी के पास जाएगा, इतना प्रोडक्शन किया, इतना आपने माल बेचा है, अब इसका जो भी हिसाब बन रहा है 2 रुपये के हिसाब से वो हमारा टैक्स दे दो, तो ये डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगी। अगर ऐसा नहीं करती तो वो घर घर तो नहीं जा सकती थी कि मतलब उसने बिस्कुट खरीदा 2 रुपये वहाँ टैक्स लो, 2 रुपये वहाँ टैक्स लो, ऐसा नहीं कर सकती थी ना। तो यही होती है मार्केट प्राइस। जब इनको दोनों को टैक्स को जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस। और कभी कभी क्या होता है कि कोई जरूरत वाली चीजें रहती हैं, जैसे मान लो गैस, ये तो गैस पे इसमें सब्सिडी देती है ना सरकार, तो सब्सिडी को क्या करती है, घटा देती है। जो एमआरपी रहती है, एमआरपी में जो हमारा फैक्टर कास्ट रहता है, जैसे मान लो 3 रुपये का ही कोई चीज मान लो 300 का है, ठीक, तो उसमें से 100 या 50 रुपये सब्सिडी दे दिया, तो सब्सिडी को घटा देती है। टैक्स को जोड़ती है और सब्सिडी को घटा देती है। क्या करती है, जो मार्केट प्राइस पे हम निकालते हैं जीडीपी, उसमें क्या होता है, फैक्टर कास्ट जितना भी रहता है, फैक्टर कास्ट में टैक्स को जोड़ना है और सब्सिडी को घटा देना है। टैक्स को क्या करना है, जोड़ना है और सब्सिडी को घटा देना है। तो मार्केट प्राइस पे जब जीडीपी निकालेंगे तो टैक्स को जोड़ना है। देखिए इसमें यहाँ पे विकल्प कौन से विकल्प में दिया है, टैक्स को जोड़ना है, टैक्स को जोड़ना है, सब्सिडी को घटा देना, पहला ही विकल्प दिया हुआ है। इसमें एबीसी लिखना भूल गए भाई। जो पहला विकल्प हमारा है यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें टैक्स को जोड़ना होता है और सब्सिडी को घटाना होता है। अगर पूछे कि जीडीपी, जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस पे दे दिया, अगर आ जाए कि जीडीपी फैक्टर कास्ट पे, अगर जीडीपी फैक्टर कास्ट पे पूछे हमसे क्या होता है, तब उसमें क्या होता है, उसमें उल्टा हो जाएगा। उसमें टैक्स को घटा देंगे और मार्केट प्राइस को, टैक्स को घटा देंगे और उसको सब्सिडी को जोड़ देंगे, जब फैक्टर कास्ट में निकालना पड़ जाए जीडीपी को तब। और तो आशा करता हूँ आप ये सवाल समझ गए होंगे क्या होता है जीडीपी। मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकाली भी जाती है मार्केट प्राइस पे, जबकि होना तो यही चाहिए कि फैक्टर कास्ट पे निकालें, लेकिन निकाली जाती है किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो आपको यहाँ पे ये सवाल तो समझ में आ गया होगा क्या होता है इसमें। जो जीडीपी मार्केट प्राइस में निकालते हैं उसमें क्या होता है, टैक्स को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं। टैक्स को जोड़ना होता है, सब्सिडी को घटा देते हैं, जो कि विकल्प किसमें दिया हुआ है, विकल्प पहले में ही सही है, यही हमारा विकल्प सही हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए हमने आपको अच्छे से समझा दिया क्या होता है, तो ये तो इसी के लिए समझाने के लिए पेज लगा था, क्योंकि हमने उसी पे समझा दिया, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी वर्ष किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है। हमसे पूछ रहा है जो नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी ये किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है। जैसे चालू वर्ष एक होता है, एक वित्त वर्ष होता है, आधार वर्ष होता है और बाजार मूल्य। तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है, अब आपको डिटेल में बताएंगे, आप खुद इसका आंसर दे दोगे आराम से जानने के बाद में। ये निकाला जाता है किस पे, चालू वर्ष पे निकाला जाता है, और आप समझिए कैसे निकाला जाता है नॉमिनल जीडीपी के बारे में। इस पे देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी ये किस पे निकाला जाता है, चालू वर्ष पे। चालू वर्ष क्या होता है, चालू वर्ष जैसे जिस वर्ष का प्रोडक्शन हो रहा है वही वर्ष हो, तो वही होता है क्या, जिस वर्ष प्रोडक्शन हो रहा हो। जैसे मान लो कि हम कोई पेन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, ठीक। तो हम लिखते हैं पेन, यहाँ तो दिखेगा नहीं, यहाँ दिखेगा ना। हम बना रहे हैं क्या, पेन बना रहे हैं, ठीक है। पेन बना रहे हैं, ठीक है, हम पेन का प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक। जो कि मान लो 2011 में हमने कितना बनाया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बनाया कितना, प्रोडक्शन जिसका 2011 में रेट कितना है, प्राइस पर पेन, प्राइस, प्राइस कितना प्राइस है 2011 में, पेन का प्राइस था 5 रुपये, मान लेते हैं 5 रुपये, ठीक है।
पेन का प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये। और क्या होता है, प्रोडक्शन इस वर्ष कितना होता है, प्रोडक्शन 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 कितना होता है, प्रोडक्शन मान लो कितना हो गया, 20। तो 2011 में कितना बनाया, प्रोडक्शन कितना किया, 20। और उस समय उसकी रेट कितनी थी, एक पेन की रेट थी 5 रुपये, एक पेन का 5 रुपये, और प्रोडक्शन कितना टोटल किया 2011 में, 20 रुपये। तो टोटल कितना हो रहा है, जो इसके बाद जो नॉमिनल जीडीपी निकलती है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो टोटल इसी वर्ष का जोड़ते हैं, चालू वर्ष यही होता है, जैसे 2011 में जितना प्रोडक्शन किया हो और जितने भी मूल्य पे बिक रहा हो उसको गुणे कर दोगे जितना, वही आपका हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो 5 को 20 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो अब से अगर पूछे 2011 में नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, तो आप आराम से बता सकते हो कितनी थी, 100। ठीक है, ऐसे हम अगले वर्ष को भी इसको देखते हैं, 2012 में मान लो रेट बढ़ गई, महंगाई तो बढ़ती ही रहती है हर साल, तो 6 रुपये कर दिया, 6 रुपया। और प्रोडक्शन इसका घटा देते हैं, प्रोडक्शन इसका घट गया मान लो 19 रुपये, ठीक, 19 रुपया हो गया, 19 प्रोडक्शन हुआ, पिन टोटल कितने बन पाए उस वर्ष, 19 बन पाए। तो अब जो नॉमिनल जीडीपी निकलेगी वो कितने निकलेगी, 19 को 6 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 114, 114, 19 छक्का 114। जबकि वास्तव में देखिए क्या यहाँ पे जीडीपी बढ़ी है, देखिए क्या यहाँ पे जीडीपी बढ़ी है, जीडीपी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो एक घटा है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, 114, पहले 100 था, इसमें 114 हो गया। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है। और आगे एक बार देखते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2013 में रेट हो गई इसकी 7 रुपये, कितना, 7 रुपये, और प्रोडक्शन हो गया 18, प्रोडक्शन घट गया 18। अब देखिए इसका गुणा करिए कितना हो जाएगा, 126। नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई, 126। लेकिन वास्तव में आप देख रहे हो कितना हो रहा है, प्रोडक्शन हर बार घट जा रहा है, लेकिन यहाँ नॉमिनल जीडीपी है क्योंकि ये चालू वर्ष पे है तो वो हर बार बढ़ती जा रही है, लेकिन वास्तव में प्रोडक्शन घट रहा है। ऐसे ही आप ऐसे आगे लेके चलेंगे, जैसे 2023 आ गया, फिर आगे चल के 2023, तब इसकी रेट कितनी हो गई, 10 रुपये, पेन की रेट कितनी हो गई, 10 रुपये, और प्रोडक्शन आपका कितना हो गया, 15, प्रोडक्शन 15 हो जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी, 150, नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई, 150। ऐसे ही अब आप देखिए हर बार इसमें क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी तो ये बढ़ रही है, क्योंकि देखिए पहले 100 थी, फिर हो गई 114, फिर 126, फिर 150, और लेकिन प्रोडक्शन हर बार घट रहा है, देखिए प्रोडक्शन हर बार घट रहा है, हर ईयर का घट रहा है। और लेकिन हमको वास्तव में जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है ये दिखा रहा है कि हर बार बढ़ रही है। तो यही होता है नॉमिनल जीडीपी, और ये किस पे निकाली जाती है, चालू वर्ष पे, चालू वर्ष पे क्या निकाल लिया जाता है, चालू वर्ष पे नॉमिनल जीडीपी। तो अब आप इसका आंसर तो जान गए हैं, चालू वर्ष पे नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी समझ गए, जिस वर्ष प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मान लो 2011 में प्रोडक्शन हुआ कितना, 20 प्रोडक्शन हो रहा है, और 5 रुपये इसकी रेट है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 20 गुणे 100, तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चालू वर्ष में, यानी कि जिस वर्ष का आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसी वर्ष की रेट से गुणे कर दोगे तो जो जीडीपी निकलेगी वही होती है नॉमिनल जीडीपी। अब आगे आइए, आगे आपको हम बताएंगे रियल जीडीपी के बारे में। इसमें हमसे पूछा गया है रियल जीडीपी किस वर्ष मूल्य पर निकाला जाता है। जो रियल जीडीपी होती है इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आपको हमने बताया, जो नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी चालू वर्ष में निकाली जाती है, लेकिन रियल जीडीपी के लिए क्या होता है, एक वर्ष को आधार मान लेते हैं, जैसे कोई बढ़िया वर्ष, औसत का वर्ष मान लेते हैं उसको, जिसमें मान लो ना ज़्यादा मंदी आई हो ना ज़्यादा महंगाई बढ़ी हो, तो वो औसत का जो वर्ष रहता है उसको मानते हैं हम, उसको क्या मानते हैं, आधार वर्ष। तो ये निकाली जाती है आधार वर्ष पे। तो आइए समझते हैं क्या होता है रियल जीडीपी। तो देखिए हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं इसमें, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या निकाल रहे हैं, रियल जीडीपी। क्या लिया था हमने, पेन लिया था 2011 में, पेन आप मान लो यहाँ पे पेन पर चल रहा है, ठीक है। 2011 में, 2011 में क्या किया था, 2011 में 5 रुपये रेट थी, 5 रुपये प्राइस थी इसकी, 5 रुपये क्या थी, प्राइस थी, और प्रोडक्शन कितना था, प्रोडक्शन कितना था इसका, प्रोडक्शन था 20, प्रोडक्शन कितना था 20। तब हमारी नॉमिनल जीडीपी निकलती थी, कितनी निकलती थी, नॉमिनल
जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितनी हो रही थी 100। अब इसके आगे देखिए रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी भी मान लो यहाँ पे 100, क्योंकि अब हम इसके लिए हमें बेस ईयर एक चुनना होता है। बेस ईयर जैसे हम यहाँ पे आपका बेस ईयर 2011 ही चुन लेते हैं। मान लो बेस ईयर क्या हो गया, बेस ईयर या आधार वर्ष। बेस ईयर क्या होता है, इसको हम चुन लेते हैं। कोई भी एक चुना जाता है, कई अर्थशास्त्री बैठते हैं तब चुनते हैं बेस ईयर। तो हम 2011 को बेस ईयर जोड़ लेते हैं। अगले साल क्या होता है, प्रोडक्शन हमने जो किया था अगले वर्ष 2012 को, महंगाई बढ़ गई थी। कितनी महंगाई बढ़ गई थी, 6 रुपये प्राइस हो गई थी उसकी, और प्रोडक्शन घट गया था। तब 114 क्या आया था, 114 जो आया था आपका नॉमिनल जीडीपी, 114 नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। अब रियल जीडीपी में क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में देखिए, नॉमिनल जीडीपी में तो जिस वर्ष जितना प्राइस था और जितना प्रोडक्शन किया उसको गुणा करके नॉमिनल जीडीपी निकाल लेते हैं। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, जो बेस ईयर जो माना है, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस ईयर का प्राइस। तो बेस ईयर में प्राइस कितना है, 5 रुपये। कितना प्राइस है, 5 रुपये। ठीक है। तो अब 5 रुपये को हम प्रोडक्शन से गुणा कर देंगे। तो प्रोडक्शन कितना होता है, प्रोडक्शन होता है 19। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 19। 2012 में प्रोडक्शन 19 हुआ है। इसको हम गुणा किससे करेंगे, जो बेस ईयर में जो भी प्राइस रही है उससे। तो बेस ईयर में प्राइस कितनी रही है, 5 रुपये। तो 19 को 5 से गुणा करोगे तो कितनी जीडीपी निकलेगी, 95। कितना रुपया, 95 रुपये। तो आपका अब देखिए जो रियल जीडीपी है, अब देखिए जो रियल जीडीपी आपकी है वो 5 घट रही है, जो कि हमें दिखा भी रही है कि प्रोडक्शन घटा हुआ है। तो यही होता है बेस ईयर। बेस ईयर के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि जीडीपी वास्तव में घट रही है या बढ़ रही है या ऐसे ही है। आगे भी एक हमको हम दिखाते हैं, 2013 भी हमने देखा था पिछले वर्ष। 2013 में क्या था, 2013 में 7 रुपये प्राइस हो गई थी, और 7 रुपये प्राइस हुई थी, और प्रोडक्शन कितना हुआ था, 18 पिनों का प्रोडक्शन हुआ था। तो जो नॉमिनल जीडीपी निकली थी वो कितनी निकली थी, 126। अब रियल जीडीपी के लिए क्या करेंगे आप समझिए, रियल जीडीपी के लिए कौन सी प्राइस लेंगे, बेस ईयर वाली। बेस ईयर वाली कितनी है, 5 रुपये है ना। जब 5 रुपये है तो 5 रुपये को किससे गुणा करोगे, 18 से, क्योंकि हम 2013 की अगर पूछ ले रियल जीडीपी कितनी है तो 18 से गुणा करोगे किसको, 5 से, तो कितना आएगा, 18 पंचे 90। तो ये आपकी हो गई रियल जीडीपी। ये देखिए रियल जीडीपी, ये साथ साथ प्रोडक्शन घट रहा है तो इसमें ये भी दिखा रहा है कि हाँ रियल जीडीपी भी घट रही है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में आशा करता हूँ आप अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आधार वर्ष होता है। रियल जीडीपी में आधार वर्ष के हिसाब से प्राइस लेते हैं, आधार वर्ष के हिसाब से प्राइस लेते हैं, जबकि नॉमिनल जीडीपी में जिस वर्ष का निकाल रहे हैं उसी वर्ष का प्राइस लेते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, वास्तविक जीडीपी की गणना करते समय किसे ध्यान में रखा जाता है। हमसे पूछ रहा है जो वास्तविक जीडीपी की गणना करते हैं उस समय किसे ध्यान में रखते हैं। विकल्प में क्या दिया है, बाजार कीमतों को, एक तो दिया बाजार कीमतों को, दूसरा क्या दिया है, चालू कीमतों को, दूसरा क्या दिया है, चालू कीमतों को, और तीसरा दिया है स्थिर कीमतों को, और फिर कुल निर्यात को। हमने आपको बताया जो वास्तविक जीडीपी होती है उसमें क्या होता है, बेस ईयर वाली प्राइस रखते हैं जो कि एक स्थिर रहती है। ये नहीं कि इस वर्ष 5 थी अगले वर्ष 6 हो गई अगले वर्ष 7 हो गई, तो वो नहीं होती है। जो स्थिर रहती है वही कीमत होती है। तो स्थिर कीमत कहाँ आपका विकल्प है, विकल्प सी में दिया है स्थिर कीमत पे। रियल जीडीपी में क्या होता है, स्थिर कीमत वाला, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी रहता है उसमें चालू कीमत या चालू कीमत वाला। नॉमिनल जीडीपी में चालू कीमत वाला और वास्तविक जीडीपी में क्या होता है, स्थिर कीमत वाला। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। किसी देश की वास्तविक जीडीपी बढ़ती है तो इसका क्या तात्पर्य होता है। हमसे पूछ रहा है जैसे किसी देश का वास्तविक जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। विकल्प में हमसे क्या पूछ दिया है, महंगाई बढ़ रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति घट रही है, या सरकार का खर्च घट रहा है। तो जब वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है, तो वास्तविक जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब उत्पादन भी बढ़ रहा है, क्योंकि बेस ईयर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आता है जब मतलब क्या हम इसमें सवाल दिया है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है तो मतलब क्या होता है, उत्पादन भी बढ़ रहा होता है, उत्पादन भी बढ़ रहा होता है। जब जीडीपी घटेगी तो फिर वास्तविक जीडीपी अगर घट रही है तो फिर
क्या होता है, उत्पादन भी घट रहा होता है। तो इसमें क्या दिया है, जीडीपी बढ़ रही है तो फिर उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक जीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमसे पूछ रहा है वास्तविक जीडीपी जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प में दिया है आय असमानता मापना या मुद्रास्फीति मापना, और फिर तीसरा विकल्प दिया वास्तविक उत्पादन का आकलन करना, और चौथा विकल्प जो दिया आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालना। तो जो वास्तविक जीडीपी आपकी होती है, वास्तविक जीडीपी, इसका मुख्य उद्देश्य हमसे पूछ रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य तो होता है वास्तविक उत्पादन जो होता है उसका आकलन करना। यही तो हमने अभी हमको बताया, वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी, इसका यही मतलब होता है कि जो वास्तव में उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसी का गणना करना, तो उसी का आकलन करना। तो वास्तविक जीडीपी का उत्पादन के आकलन करना, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या सवाल है अगला, मौद्रिक जीडीपी नॉमिनल जीडीपी किस पर आधारित होती है। हमसे पूछ रहा है जो मौद्रिक जीडीपी होती है, मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी, ये किस पर आधारित होती है। हमने अभी आपको बताया स्थिर कीमत क्या होता है, स्थिर कीमत पे तो होता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इस पे होती है। स्थिर कीमत पर क्या होता है, रियल जीडीपी। और आपको हमने उसी सवाल में ये भी बताया था कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो किस पे होती है, चालू कीमतों पे। चालू कीमतों पे क्या होती है, क्योंकि जिस वर्ष का प्राइस लेते हैं उसी वर्ष का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है वो आपकी नॉमिनल जीडीपी हो जाती है, यानी कि मौद्रिक जीडीपी हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है। हमसे पूछा है जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है। विकल्प में क्या दिया है, उत्पादन में वृद्धि, हाँ उत्पादन में वृद्धि होगी तो हो सकता है। और केवल कीमतों में वृद्धि, कीमतों में भी वृद्धि होगी तो भी, क्योंकि चाहे आप 5 का गुणा करके, 5 और 20 दिया था ना हमने 2011 में, अब इसमें मान लो अगले वर्ष वृद्धि हो रही 6 और प्रोडक्शन 20 ही रह गया, तब भी ये बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी ना, देखो 120 हो जाएगी अगले वर्ष। और मान लो यहाँ पे प्राइस उतनी ही रही और प्रोडक्शन 21 हो गया, तब भी ये बढ़ जाएगी। तो यही हमसे बता रहे, तो दोनों चीज, चाहे कीमत बढ़ रही हो या फिर प्रोडक्शन बढ़ रहा हो तो उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, उत्पादन और कीमतों की वृद्धि में। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के मध्य मुख्य अंतर है। हमसे जो नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में हमसे अंतर पूछ रहा है, मुख्य अंतर क्या होता है। इसमें विकल्प में दिया है नॉमिनल जीडीपी में शामिल नहीं होते हैं, रियल जीडीपी केवल निर्यात को दर्शाती है, नॉमिनल जीडीपी मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं करती है। तो वास्तव में यही होता है, नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं करती है, यही इसका मुख्य अंतर होता है। क्योंकि इसमें बेस ईयर को लेते हैं, तो बेस ईयर में क्या हो जाता है, जो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जो होती है उसको समायोजित नहीं होता है, किसमें, नॉमिनल जीडीपी में। अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल है, और ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताया ये अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे हुए हैं, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हुए हैं और सीजीएल वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या दिया है, यदि किसी वर्ष नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन रियल जीडीपी नहीं बढ़ती है तो इसका क्या अर्थ होता है। अब हमसे पूछ रहा है जैसे कि नॉमिनल जीडीपी जो होती है, जो जिस वर्ष जितना होता है वो तो बढ़ रही है, लेकिन रियल जीडीपी जो है वो उसमें अंतर नहीं होता, तो क्या होता है, उसका क्या कारण रहता है, उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, या फिर कीमतें बढ़ी है, या निर्यात घट गया है, या फिर बेरोजगारी घटी है। तो भाई देखिए, जब नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो उसकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं और उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो फिर रियल जीडीपी भी ग्रोथ करेगी। तो कीमत अगर बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है और उत्पादन रुका पड़ा है जहाँ के तहाँ, तो फिर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ जाएगी लेकिन रियल जीडीपी जो होती है वो नहीं बढ़ेगी। तो केवल कीमतें जब बढ़ेगी तब इसका क्या हो जाएगा, कीमतें जब बढ़ेगी तब नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी लेकिन रियल जीडीपी स्थिर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है।
और ऐसे ही हम आपको डेली के डेली हर विषय पे अलग अलग टीचर, अच्छे अच्छे टीचर आपको विशेषता से मतलब बहुत गहनता से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे अपना अपना सब्जेक्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।